दोस्तों, आज की कहानी जय प्रसाद यादव और उनके बेटे के साथ घटे एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल बिहार के गांव सीकर में इनका अपना खेत था और अक्सर दोनों बाप बेटे देर रात तक काम किया करते थे, जिससे इनका मुनाफा भी होता और घर भी ठीक ठाक चलता ही रहता। यूँ कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी बिल्कुल आम तरीकों से गुजर रही थी। ये बड़े आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि अब ये कौन सी नई आफत से टकराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं जय प्रसाद की ये सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम जय प्रसाद है। मैं बिहार के सीकर नाम के गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में हमारे कुछ खेत थे। अभी कुछ ही समय पहले हमने बांसबाड़ी के ठीक उल्टी तरफ एक खेत खरीदा था। वो ज़मीन दरअसल हमें बहुत पसंद आई थी और यही कारण था कि हमने वहाँ के खेत को खरीद लिया था। दरअसल उस खेत के बारे में तमाम सी अफवाहें फैली थी, जैसे कि वो खेत भूतिया है, उसके पीछे वाले बांसवाड़ी की आत्माएं वहाँ पर टहलती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उस खेत की ज़मीन के नीचे नवजात शिशु और कम उम्र के बच्चों का शव दफन है। मतलब जितनी मुँह उतनी बातें। ये सब हमने अनदेखा कर दिया था और उसकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी और खेत भी बड़े ही सस्ते भाव में मिल गया था। साथ में कुछ और भी सुविधाएं मिली थी, जैसे कि उसी खेत में एक छोटा सा मड़ई था और वो भी हमें मुफ्त में मिल रहा था। अब भला इतने सारे फायदे को छोड़कर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस खेत को खरीदने से इनकार कर दे। जहाँ तक कि इन भूत प्रेतों की बातें थी, वहाँ तक हमारा भी मानना था। हम भी भूत प्रेतों पर यकीन रखते थे, पर इन सभी से ज़्यादा डरते नहीं थे, क्योंकि इसमें एक और बात भी थी कि हमारे साथ कभी कुछ खौफनाक या भयानक नहीं घटा था। और यही वजह थी कि मेरे परिवार के लगभग सभी सदस्य इन चीज़ों से दूर दूर तक वाकिफ नहीं थे। मेरा बेटा किशोर मेरे साथ ही अक्सर खेतों में काम करता था। उसकी दुकान भी थी गांव के चौराहे पर। वो उसे ही ज़्यादातर संभाला करता था, पर अक्सर कुछ मौक़ों पर जब काम अधिक होता था तब वो मेरे साथ खेतों में ही काम करता था। इसी तरह जब हम उस खेत को खरीदकर पहली बार वहाँ की ज़मीन और वो मड़ई को देखने और अनुभव करने गए, तब तो हमें लगभग सब कुछ नॉर्मल ही लगा। वहाँ का आसपास का माहौल बड़ा ही शांत था। मतलब कि वहाँ आसपास कोई खेत वगैरह नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि जंगलों से घिरा था वो खेत। पर इस बात की किसी को कोई डर नहीं था। मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा था, पापा आप देर रात तक इस तरह खेत में मत रहना, क्योंकि आसपास का माहौल वाकई में कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। खेत और उसकी उपजाऊ ज़मीन हमारे लिए तो बस यही मायने रखती थी। वैसे मेरे कुछ और भी खेत थे, तो मैं बारी बारी से फसलों के अभाव पर खेतों में जाता था। इसी तरह गर्मियों के मौसम में उसी खेत की कटाई चल रही थी जिसे हमने खरीदा था। मैं अक्सर अपने साथ मोहन को लेकर काम करता था, पर बीते कुछ समय से मोहन की तबीयत भी खराब चल रही थी और यही वजह थी कि अब मुझे ही सारा काम देखना और संभालना था। एक शाम की बात है, मैं लगभग सारा काम निपटाकर खेत से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ 2 सेकंड के लिए ज़ोर से हंसा हो। एकदम से जैसे मुझे झटका लगा हो, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा था तो वो आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। पहले तो एकदम से मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना था कि उस दायरे के लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल तक कोई भी दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसे में वहम होना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो हंसी की आवाज़ थी वो भी किसी बच्चे की ही लगी थी, पर वो आवाज़ किसकी थी ये मैं एकदम यकीन से तो नहीं कह सकता। खैर उस आवाज़ को सुनने के बाद मैंने खुद को इस तरह समझाया कि ये मेरा वहम था और मैं अब वापस आगे बढ़ने लगा। मैं अभी थोड़ी दूरी पर गया ही था कि तभी मेरी मड़ई से मुझे किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि ज़रूर कोई कुत्ता या बिल्ली अंदर घुस गई होगी और सारा सामान बिखेर दिया होगा। मड़ई का बाहरी हिस्सा हल्का हिल भी रहा था। इतना तो तय था कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर है। इसलिए मैं अपने साथ एक छोटा सा डंडा लिए मड़ई में घुसा और हल्का सा बल्ब जलाकर उसे देखने लगा कि आखिर कौन घुस आया। पर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर तो कोई था ही नहीं। पूरी की पूरी मड़ई खाली थी, कोई दूसरा वहाँ पर मौजूद नहीं था। और इसी वजह से अब मैं थोड़ा और भी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था तो फिर ये मड़ई में कैसी हलचल हुई। खैर मैंने अब मड़ई का फाटक बंद कर दिया और वापस मुड़ गया। ये जो दोनों बातें मेरे साथ हुई थी
मैं इसी सोच विचार करता हुआ घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर मैंने किसी को ये सब बातें बतानी ठीक नहीं समझी, क्योंकि बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। हो सकता है ज़्यादा काम की वजह से मुझे ही मानसिक तनाव हो गया हो, जिस कारण मुझे कोई वहम हो गया था। खैर इसी के 2 दिन बाद मेरे उसी खेत में अब एक बड़ा सा काम होने वाला था। फसल की अच्छी उपज थी और खेत में काम भी हद तक बढ़ गया था। मेरे साथ वाला भी अब कुछ समय से बीमार था। अब मुझे और मेरे बेटे को ही खेत में काम करना पड़ता और इसी तरह मैं और मेरा बेटा किशोर अपने खेत में पहुंचे। शाम के 7 बजे तक हमने लगभग कटाई कर ही ली थी और सभी को बोरे में समेटकर मड़ई में रख दिया था। लेकिन सिर्फ कटाई करना ही ज़रूरी तो नहीं था, बल्कि उन फसलों की निगरानी करना भी बहुत ही ज़रूरी था। और इसी कारण आज की रात हम दोनों बाप बेटे खेत में ही रुकने वाले थे। अब कल सुबह ही ट्रैक्टर के जरिए हम निकलते। वैसे हम बड़े आराम से मड़ई में चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। देर रात 10 बजे का समय था। हम भी आज पूरा दिन खेत में काम करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब नींद भी कब आ गई पता ही नहीं चला। अब आगे हमारे साथ क्या कुछ घटने वाला था इसका हमें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। हम दोनों बड़े ही आराम से मड़ई में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मुझे देर रात 1 बजे के करीब टॉयलेट लग गई। मैं उठकर मड़ई से बाहर निकला और खेत के कोने के झाड़ियों में चला गया। अभी मैं वापस लौट ही रहा था कि तभी मैंने दूर खड़े 2-3 बच्चों को खेलता देखा। मैं इस दृश्य को देखकर बड़ा हैरान रह गया। मैंने मन ही मन कहा, भला इनके माँ बाप कैसे हैं, ऐसे आधी रात को उतने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, वो भी इस सुनसान इलाके में। गांव का माहौल वैसे भी सूरज ढलने के साथ ही एकदम शांत हो जाता है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मैंने सोचा कि मैं उन बच्चों को आज की रात अपनी मड़ई में ही सुला दूं और कल सुबह गांव वालों से पता करके उन्हें उनके माँ बाप के पास पहुंचा आऊँगा। पहले मैं मड़ई में घुसा और अपने बेटे को जगाया। मेरा बेटा भी गहरी नींद में था। अरे किशोर किशोर करके मैंने उसे आवाज़ लगाई। वो एकदम से जागा और बोला, क्या हुआ बाबूजी, आप अचानक इस तरह आवाज़ क्यों दे रहे हैं? तो मैंने उसे उन बच्चों के बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गया। तो उसने कहा, बड़ी हैरान की बात है, भला इतनी रात गए इस जंगली इलाकों में बच्चों का होना तो बड़ा ही अजीब है, क्योंकि यहाँ इतनी रात गए गांव का कोई बड़ा आदमी भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर इसके बाद मैं और किशोर दोनों ही मड़ई से बाहर आए और जब मैंने एक तरफ इशारा किए किशोर को बच्चों के बारे में बताया, तब तो जैसे मैं एकदम से हैरान ही रह गया। असल में वहाँ पर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो बच्चे जहाँ पर खड़े थे उसके ठीक नीचे कपड़े पड़े थे। मतलब कि वो बच्चे वहाँ से एकदम गायब हो गए थे, सिर्फ उनके कपड़े ही नीचे गिरे पड़े थे। मैं ये देखकर तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी जब पिछली बार मैं यहाँ से गुजरा था तब तो मुझे कोई कपड़ा गिरा हुआ दिखाई नहीं पड़ा। खैर मैंने इस बात को फिर से नज़रअंदाज कर दिया। बात तो मन में अभी भी थी, पर मैंने इसे जाहिर नहीं किया। खैर उस समय 1 बजे का समय था और ऐसे में इतना कौन सोचता है। मैं बड़े आराम से मड़ई में आया और फिर आकर आराम से सो गया। अभी मुझे हल्की नींद लगी ही थी कि तभी मुझे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ठीक वो आवाज़ मेरे बगल से मेरे कानों पर पड़ रही थी। ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई ठीक मेरे कान के बगल में बैठकर हंस रहा था और यह आवाज़ किसी बच्चे की लग रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं लेटा ही रहा, पर जब आवाज़ की गति बढ़ने लगी थी तब मैं जैसे एकदम से नींद से जागा। मैं जैसे ही नींद से जागा तो वो आवाज़ आने एकदम से बंद हो गई। मैं भी हैरान था कि अभी कुछ समय से ये क्या हो रहा था। पहले बच्चों का इस तरह आधी रात को खेत में खेलना और अभी उनकी हंसी सुनना, ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। मैं फिर से तकिया को कान पर रखकर आराम से सो गया। लगभग आधे घंटे तक कोई दूसरी आवाज़ नहीं आई, पर अब तो इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होने वाली थी। हम लोग अभी मड़ई में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठकर उछल रहा हो। वजन से मालूम पड़ रहा था कि ये कोई बच्चा ही था जो शायद बदमाशी कर रहा था। मड़ई के बाहर हमें लगातार बच्चों के खेलने और हंसने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। हम दोनों ही नींद से जागे तो एक बार फिर से वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं। अब हमारे लिए ये परेशानी का विषय बन पड़ा था, क्योंकि हम जब आंखें बंद करते तो हमें वही आवाज़ें सुनाई पड़ती।
हम अभी इसी तरह बैठे ही थे कि तभी हमारी नज़र मड़ई के फाटक पर गई। तो हमने देखा फाटक पर 2 बच्चे लटक कर हमें घूर रहे थे। ये तो और भी चौंकाने वाली बात थी। मैं उठकर फाटक की तरफ गया तो देखा 2 बच्चे बड़ी तेजी से भाग रहे थे। मतलब इतना तो पक्का था कि इस बार मेरा ये वहम नहीं था और इस बार वो बच्चे बाकी में थे। फिर मैंने किशोर से कहा कि मुझे अभी इस समय कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। पर तभी किशोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्या बापूजी आप भी बच्चों से डर गए? आप चिंता छोड़िए और आराम से लेट जाइए। पर अब की बार भला नींद किसे आने वाली थी। तभी अचानक से किसी के हाथ ने मेरा बाल जोर से खींचा और मुझे खींचता हुआ फाटक तक ले गया। अब मेरा दिल डर से दहल उठा था। मड़ई के अंदर जलता बल्ब भी एकदम से फूट गया और फूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी एक छोटे से बच्चे की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो बच्चा कह रहा था, भाग जाओ यहाँ से वरना दफन हो जाओगे। वो आवाज़ किसी 7-8 साल के बच्चे की लग रही थी। आवाज़ में बहुत गहराई और कोमलता थी। मेरी तो सांसें अब तेज होने लगी थीं। साथ ही किशोर को भी अब डर का एहसास होने लगा था। किशोर बोला, बाबूजी आप सही कह रहे थे, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फिर हम लोग कुछ सामान लिए मड़ई से बाहर निकलने लगे। हम तेज तेज कदमों के साथ खेत से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी किशोर का पैर किसी ने पकड़ लिया और किशोर अब ज़मीन में दफन हो रहा था। मतलब कि किशोर को कोई ज़मीन के अंदर खींच रहा था। वो चाहकर भी खुद को बचाने में असमर्थ था। फिर मैंने तुरंत ही कुल्हाड़ी निकाली और उस हाथ पर जोर से दे मारी जो ज़मीन के अंदर से निकलकर किशोर को खींच रहा था। कुल्हाड़ी के लगते ही हाथ के 2 टुकड़े हो गए और तब कहीं जाकर किशोर की जान में जान आई और वो ऊपर निकला। माहौल तो कुछ इस तरह का था कि अगर हम कितना भी चिल्लाएं फिर भी कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। हम दोनों अभी खेत से निकल ही रहे थे पर तभी हमें सामने कुछ छोटे बच्चे दिखे जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने थे और उन सभी की गर्दन टेढ़ी थी। उनकी एक आंख की पुतलियाँ बड़ी छोटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये सालों से सोए ना हों। अब वो बच्चे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो बच्चे बड़े गुस्से में थे। ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। वो बच्चे अब एकदम से हमारे नज़दीक आ चुके थे और लगातार ज़ोरों से हंसे जा रहे थे। हम दोनों एकदम से भागने लगे पर तभी किसी ने मेरे भागते पैरों के बीच में पाँव लगा दिया जिससे मैं वहीं पर मुंह के बल जा गिरा। मुंह के बल गिरने की वजह से कुछ समय तक तो मैं उठ ही नहीं सका। तभी मेरे पैरों में कोई रस्सी बांधे मुझे मड़ई की तरफ खींच रहा था। किशोर भी मेरी तरफ दौड़ा और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो असफल रहा। मैं सीधा मड़ई में घुसा और फिर फाटक अपने आप ही बंद हो गया। फाटक कुछ इस तरह से बंद था कि मैं उसे चाहकर भी खोल नहीं पा रहा था। मुझे बाहर किशोर की चिंता हो रही थी। मुझे मड़ई के बाहर से छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें दोनों एक साथ सुनाई पड़ रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर आधे घंटे बाद मेरे घर से मुझे फ़ोन आया। वो फ़ोन मेरे बेटे का था। तो उसने कहा, बाबूजी वो बच्चे मेरी जान लेकर ही मानते पर भोलेनाथ की कृपा से मैं बच निकला। और हाँ, मैं अभी कुछ लोगों को लेकर तुरंत खेत में पहुंचता हूँ, आप तब तक धीरज बनाए रखिए। फ़ोन कटते ही फाटक एकदम से खुल गया। मैं अब बाहर की तरफ भागने लगा और मैं अभी खेत पार कर ही रहा था कि तभी एकदम से जैसे मैं किसी गड्ढे में फंस गया और अब मैं ज़मीन में दफन हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बच्चे मुझे ज़मीन में दफन कर रहे थे। मैं अपने चारों तरफ देख सकता था कि किस तरह उन बच्चों की आत्माओं ने मुझे घेर लिया था और अब मेरे साथ वो खेल खेल रहे थे। मैं अब लगभग पूरी तरह से ज़मीन में दफन ही हो गया था कि तभी एकदम से मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वो वही लोग थे जिन्हें अपने साथ किशोर लेकर आया था। वो लोग जैसे ही खेत में घुसे तो वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। वो सारे बच्चे वहाँ से गायब हो गए। फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही गड्ढे से बाहर निकाला और फिर मैं किसी तरह घर तक पहुँचा और फिर मैंने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से मैं देर शाम भी उस खेत में नहीं ठहरता। दिन में भी मैं 4-5 लोगों के साथ ही जाता हूँ और मैंने उसके बाद उस खेत में हवन भी करवाया जिससे माहौल पवित्र हुआ और उन आत्माओं के साय से मैं बच सका। बाकी उस रात किशोर समय पर नहीं पहुँचता तो मेरा मरना तो पूरी तरह से पक्का था। बाकी सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।